और वो दो अलग के लिए दे रखा है। कौन कौन सा देखो, 10 ग्राम AB2 एंड 14 ग्राम A2B पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक कंपाउंड के 10 ग्राम है, दूसरे कंपाउंड के आपके 14 ग्राम है। देखो ये 10 दिए इसने और इसने 14 दिए, है किसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के लिए ये रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 1 मोल पर केजी आ रहा है, ठीक है ना। वो रेशियो क्या आ रहा है 1 मोल पर केजी, ठीक है। तो ये कहता है कि इनका ए और बी का एटॉमिक वेट फाइंड आउट करो यदि दोनों ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप। अब देखो बच्चों से, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी अपॉन के बी इंटू एफ। इस के बी को इधर पटका, इसका रेशियो हमें दे रहा है, ये मोलिटी इक्वल हो गया। मोलिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें केजी में दिया हुआ। अब देखो सुनो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को मैं इधर ले आया और इसको मैं इधर पटक देता हूं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A2B। अब देखो AB2 के 10 ग्राम लिए 10 लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, डेल्टा टीबी और केबी की वैल्यू 1 दी हुई है, वो 1 लिख दी। 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर ले, 100 अपॉन 1000 दैट इज 0.1, ये 0.1 आ गया। सेकंड केस में 14 गिवन है, 14 लगा दिया। वही डेल्टा टीबी और केबी का रेशियो 1 है, ये 1 आ गया, ठीक है। और 0.1 क्योंकि 100 ग्राम है, ये आ गया। दोनों को कैलकुलेट करने पर जैसे ये आ गया 100 एंड 140। अब देखो सुनो, ये जो AB2 है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2A प्लस B। जैसे अगर आप वाटर को लिखें तो 2H प्लस ऑक्सीजन लिख सकते, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और A प्लस 2B, एक तो मैंने लिख दिया ये इसके लिए और एक मैंने इसके लिए लिख दिया। अब देखो ये आ रहा 140, ये 100, दो इक्वेशन और दो या नॉन, सोल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। बोलो, हम सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे क्या बच्चों, कि ये जो 2A प्लस बी है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ये 4A ये 2B हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा 140 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस करते ही 2B से 2B कैंसिल, ये 4A है और ये A है, तो इधर कितना बचा 3A। सोल्व करने पर A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 60 आ गई। A प्लस 2B, यहां से देखो इक्वेशन उठा ली 100, A की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, और B की मैं अब निकाल सकता हूं। ऐसा क्वेश्चन 12th बोर्ड में आ चुका, नीट में आ चुका और जेई में आ चुका, ठीक है ना। तो सिंपल है मेरे हिसाब से, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भाई जैसे सोचो आप, आपके पास अगर CH4 होता तो आप क्या लिखते, ऐसा लिख सकते थे ना, कार्बन प्लस 4H। तो वही AB2 है और A2B है, तो 2A प्लस B और A प्लस 2B, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, देखो बच्चों, 25 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल is added in 100 gram of water and then solution is cooled -10 डिग्री सेल्सियस। नोट्स में है ना ये -10 कर लेना बच्चों, ठीक है, नोट्स में -10 कर लेना। तो then calculate mass of ice which will separate out। इसको मैंने एक मेथड से तो
कल बता दिया था। दूसरा मेथड समझ लीजिए, हम कह रहे हैं कि जो आपने ग्लाइकोल मिलाया वो ऐसा मान कि x ग्राम ऑफ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस कर पा रहा है। Added glycol can decrease freezing point of x ग्राम ऑफ वाटर। तो जिस अमाउंट का वो डिक्रीज कर पा रहे हैं वही अपन इस फॉर्मूले में लिखेंगे। देखो Kf वही मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम है, ये 1000 है। अगर आपने यहां पर भी मतलब x की जगह आपने 100 ग्राम लिख दिया तो फिर आप कैलकुलेट क्या करोगे? सोचो, आप 100 लिख दो तो कुछ अननोन तो ना ही नहीं। तो ये देखो Kf की वैल्यू गिवन है 25, ये रहा। Ma 62 बताया था कल मैंने आपको, ये x निकालेंगे, सोल्व करने पे आया x 75। ये x वो है, क्या कह रहे हैं इसके लिए, हम क्या कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। रेट में से 75 का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, कितने का नहीं हुआ? 25 का नहीं हुआ। तो वो जो 25 का नहीं हुआ वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइस वाला आ सकता है आपके एग्जाम में। और एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस 12th में वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बार है वह, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दोनों क्वेश्चन आपके नोट्स में है, आप देख रहे हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, हमारी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब अपन चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो जो चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो बायो वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही कॉमन है, उनको आता है क्योंकि वो बायो में पढ़ चुके हैं इसको। लेकिन जो मैथ्स के बच्चे हैं वो इसको थोड़ा ढंग से समझे बच्चों, है ना, थोड़ा ध्यान दे, समझ में आ जाएगा। बायो वाले काफी डिटेल में पढ़ते हैं इसको बॉटनी के अंदर। देखो समझाता हूं बच्चों, सुनो। ये बच्चों इस तरह से अपन एक यूट्यूब ले ली, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि एकदम इसके मिड में यहां पर, है ना, एक लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अपन आगे से बोलेंगे एसपीएम, सेमी परमिएबल। सेमी मतलब हाफ हो गया। इसका मतलब देखो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कहते हैं ना सेमीफाइनल एंड फाइनल, तो सेमीफाइनल तक पहुंचे, इसका मतलब अभी भी आप ट्रॉफी जीतने के हाफ वे पर है। तो सेमी में क्या होगा बच्चों, ये क्या करता है, ये सोलवेंट के पार्टिकल को तो आर पार जाने देगा लेकिन सोल्यूट को आर पार नहीं जाने देगा। मैथ्स वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बायो वालों के लिए ये बहुत सिंपल है, वो ये बायो में बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ये। तो मैथ्स वाले ध्यान रखे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अगर अपन आगे की बात करें इसमें, तो अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं इसमें। देखिए, एक तरफ तो मैंने क्या किया, प्योर वाटर भर लिया सपोज, ये प्योर वाटर भर दिया, और दूसरी तरफ मैंने क्या किया बच्चों, उतनी लेवल पर मैंने 4% शुगर सॉल्यूशन भर दिया। ये मान लीजिए आपका 4% शुगर सॉल्यूशन है। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, समझोगे तो बड़ा आराम समझ आ जाएगा। देखो एक बात सुनो, यहां सिर्फ प्योरली वाटर है बच्चों, और इधर वाटर के साथ आपने
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ले रखा है। इसका मतलब यहां जो वाटर है उसकी सरफेस पूरी तरह से किसने ऑक्यूपाइड कर रखी है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने। तो ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो मैं कह दूंगा इधर कि इधर बच्चों हाई वेपर प्रेशर है, ये तो कंफर्म है। सॉल्वेंट का वैसे भी ज्यादा होता है ना। ये सॉल्यूशन है, इसका लो वेपर प्रेशर, ऐसा मान लेते हैं। इधर 5 है, इधर 3 है, समझने के लिए 5 atm और 3 atm। अब देखो बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो बच्चों देखो, इधर 5 है, इधर 3 है ना, तो दोनों तरफ इक्वल नहीं है। तो होगा क्या बच्चों कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस साइड मूव करने लग जाएंगे क्योंकि इधर वेपर प्रेशर हाई है। तो ये अपने आप मूव करेंगे, आप कुछ नहीं करवा रहे हो, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, अपने आप हो रहा है, ध्यान रख लेना। तो देखो सुनो, डेफिनेशन में अपन ये बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसपीएम, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम फ्रॉम लो concentration solution और प्योर सॉल्वेंट टू हाई concentration solution, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, इसी मूवमेंट को अपन ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, इधर वेपर प्रेशर ज्यादा है, इधर कम, तो ज्यादा से कम मॉलिक्यूल मूव करते हैं। अब ध्यान रखना, मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल का होगा, सॉल्यूट का मत करवा देना, क्योंकि बच्चे यहाँ करते हैं। हमेशा ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट कभी मूव नहीं करता, एकदम गांठ मान लो इस बात को, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब ये मूव करेगा तो मूव करेगा तो होगा क्या, देखो बच्चों, इधर वाटर का लेवल बढ़ेगा, इधर आ रहे हैं, और इधर घटेगा। तो देखो सुनो, मान लीजिए ये बढ़ के यहां तक आ गया, मतलब इतना वाटर लेवल बढ़ गया, ठीक है, इतना वाटर लेवल बढ़ गया, तो जितना इधर बढ़ा इतना इधर घटेगा, सही है। तो जो हाइट इधर h आएगी वो इधर आएगी, इसको अपन आराम से कह सकते हैं। तो ये जो h है इसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक राइज, क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक राइज बोलते हैं इसको। राइज दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, किस कारण जा रहा है, ऑस्मोसिस के कारण जा रहा है, इसे इसको ऑस्मोटिक राइज बोल दिया। समझ में आता मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों सुनो, अब जब ये H पता लग गया तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताओ, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, लास्ट ईयर मैंने स्टेट ऑफ नेट में पढ़ाया था, HDG प्रेशर को इससे अपन फाइंड आउट, हाइट आ गया, D आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी रहेगी, जी आप जानते हो, रख के कर सकते हैं। अब ये तो हुआ ऑस्मोसिस। अब सुनो बच्चों, अब जो सेकंड बात है वो ध्यान से सुनना, एक टर्म होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोसिस था, मैथ्स वाले बच्चे ध्यान दें, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको अपन बोलते हैं पाई या पी, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई या पी। अब देखो बड़ा सिंपल है बच्चों, इधर 5 atm है, इधर 3 atm है, अगर मैं इस साइड एडिशनली 2 atm प्रेशर और लगा दूं, देखो मैंने इसमें एडिशनली 2 atm और लगा दिया, तो जैसे 2 atm और लगाऊंगा दोनों तरफ इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, मिनिमम प्रेशर should be applied on solution to stop process of osmosis। क्या बोलना मैंने, वो मिनिमम प्रेशर जो सॉल्यूशन पर आपको लगाना चाहिए जिससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, स्टॉप हो जाए।
तो इन डाटा के अकॉर्डिंग अपन 2 ATM लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों अगर मान लीजिए आपने यहां पर गलती से 4 ATM लगा दिया, देखो अभी क्या होगा, ओवरऑल इधर कितना हो गया, 7 ATM हो गया। अब देखो बच्चों ये 7 ATM इधर 5 ATM, तो अब फ्लो अपोजिट होने लग जाएगा, अब फ्लो अपोजिट होने लग जाएगा बच्चों, यानी ये नेचुरल ऑस्मोसिस के अपोजिट चल रहा है। इस प्रोसेस को नाम देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस कब हुआ, जब आपका अप्लाइड प्रेशर क्या ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किधर से किधर मूव कर गए, सॉल्यूशन टू प्योर वाटर की तरफ। इसका यूज पता है आपको, आपने बेटा देखा होगा कि जो सी वाटर होता है सॉल्टी होता है, वो हमारे पीने लायक नहीं होता। तो इस सॉल्टी वाटर को अगर हमें क्या करना है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज लेना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसका डीसलाइनेशन। डीसलाइनेशन, डी मतलब हटाना, सलाइनेशन मतलब सोल्ट को हटाना। तो डीसलाइनेशन करके अपन सी वाटर को पीने के लिए काम में ले सकते हैं। तो अभी तक देखो मैंने बच्चों क्या क्या बोला, ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent molecule from pure solvent to solution or low concentration solution to high concentration solution। ध्यान रखना हमेशा मूवमेंट सॉल्वेंट का होता है, ये दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। फिर हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन वाले जो इधर है इस पर अपन कितना प्रेशर अप्लाई कर दे कि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो जाए, तो रुक जाएगा। अगर आपने अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया तो उल्टा शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो बच्चों ये बात तो आ गई हमारे पास इस तरह से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए देखो बच्चों अगर अपन ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन आपको आती है, जो आपने पढ़ी है बच्चों पीवी इक्वेशन आरटी, वो इक्वेशन यहां लगती है, एज सच वही लगती है। आपको सिंबल चेंज करना चाहो तो कर लो, जैसे देखो पी की जगह हो सकता है पाई मिल जाए, वी तो ही रहेगा, एन आर की जगह एस ये आ जाएगा, सिंबल ही चेंज किया है, बाकी मीनिंग चेंज नहीं है, वही बात है बच्चों। तो देखो चाहे पाई बोलो चाहे पी बोलो, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक है। अब इसको आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, एटीएम में निकाल सकते हो, एमएमएचजी में निकाल सकते हो, ठीक है, बार में निकाल सकते हो, ये जानते हैं आप लोग। अलग अलग यूनिट आपने लास्ट में पढ़ी है बच्चों स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, ठीक है ना। तो प्रेशर यूनिट आई थिंक आपको आनी चाहिए क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको ये। फिर देखो बच्चों V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फिर N जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। S देखो S बोलो चाहे R बोलो, आप इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। वैसा आप क्या बोलते थे R को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखो बच्चों सुनो, जनरली R की अपन ये वैल्यू ज्यादा काम में लेते हैं, लीटर इंटू एटीएम मोल इंटू केल्विन। वैसे तो आपको पता है R की और सारी वैल्यूज होती है, जूल में 8.31 और कैलोरी में 2 पढ़े हो आप 11th में, ठीक है। तो R की वैल्यू और T क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी इक्वेशन नहीं है, आपको सारा कुछ ही आता है ना। अब देखो बच्चों सुनो, यहां से मैं अगर ऐसा बोलूं इस V को इधर पटक दिया तो N/V ST, मोल अपॉन वॉल्यूम इसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन CST, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C बोल सकते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन।
मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? मोल अपॉन वॉल्यूम मोलरिटी तो होती है। तो पाई सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, पिछली 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी काम आया था और इसमें मोलरिटी काम आ रहा है कैपिटल एफ। ध्यान रखना, RLVP, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, वहां स्मॉल एम काम आया था, याद कीजिए मोलरिटी, और यहां काम आ रहा है मोलरिटी। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखो, अगर अपन इस इक्वेशन को और अगर बात करें तो क्या हो सकता है, देखिए पाई वी एन को मैं लिख सकता हूं WA अपॉन एम, ऐसा लिख दिया। यहां से अगर MA निकालना हो अपन ऐसा लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ये MA इधर लिया, वी इधर पटक दिया। अब देखो ये जो है मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होगी बच्चों? डेंसिटी होगी। तो देखो ये हो गया TST अपॉन पाई। ध्यान दीजिए, पाई और मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? अब एक बात सुनना बच्चों, अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। देखो ये जो R की वैल्यू निकाली गई है, ये मरकरी कॉलम के हाइट की टर्म से निकाली हुई है। अगर आपको याद हो तो मैनोमीटर बैरोमीटर में अपन क्या यूज लेते हैं? मरकरी यूज लेते हैं बच्चों। तो ये जो प्रेशर की वैल्यू है ये हमेशा और हमेशा मरकरी की हाइट की टर्म से निकाली है। जबकि यहाँ अपन कभी वाटर यूज लेंगे, कभी टोलुइन, कभी बेंजीन। तो अगर हमें R की ये वैल्यू यूज लेनी है तो उस हाइट को पहले मरकरी की हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात को ध्यान सुन लेना, R की ये वैल्यू मरकरी कॉलम की हाइट के फॉर्म में निकाली हुई है और हम यहां पर दूसरे लिक्विड काम में ले रहे हैं, तो हाइट तो दूसरे लिक्विड की आएगी और ये मरकरी के अकॉर्डिंग है। तो पहले उस लिक्विड की हाइट के अकॉर्डिंग आपको मरकरी की हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर यूज लेना पड़ेगा बच्चों। अब वो कैसे करेंगे समझाता हूं, बहुत आसान है, ध्यान दो बच्चों। देखो आप लिक्विड चाहे कोई सा भी लो, कोई सा भी लो, चाहे आप वाटर लो, एल्कोहल लो, मरकरी लो, प्रेशर हमेशा बराबर रहना है। प्रेशर हमेशा और हमेशा बराबर रहना है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे देखो सुनो, हम ये बोलेंगे कि P ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू P ऑफ मरकरी, ये तो बराबर रहेगा। हाइट अलग अलग आ सकती है, क्योंकि देखो बच्चों आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, HDG, तो H क्या हो जाता है, ये हो जाता है, यानी H D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी जितनी कम होगी हाइट उतनी ज्यादा जाएगी। आपको एक बात पता होनी चाहिए, मरकरी हम इसलिए यूज लेते हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ताकि हम उसको मेजर कर पाए। अब मान लो कोई ऐसा लिक्विड है और उसकी हाइट आ गई 10 मीटर, मेजर करना मुश्किल हो जाएगा ना बच्चों, आपके लिए मेजर करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम मरकरी को चूज करते। तो मैंने दोनों का प्रेशर इक्वल लिखा। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस P की जगह लिखूंगा HDG लिक्विड और HDG मरकरी। ये G तो कांस्टेंट है। अब देखो बच्चों H लिक्विड D लिक्विड, फिर H मरकरी और D मरकरी, ऐसा। ये H लिक्विड आपको यहां से दी रहेगी। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एसीटोन का यूज किया, इसका यूज किया एसीटोन का यहां पर। तो एसीटोन के केस में मान लीजिए हाइट आई 30 mm, ठीक है बच्चों, और इसकी डेंसिटी इसने दे दी मान लीजिए 0.8 दे दी। एक बार जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूं,
डेंसिटी दे दी, तो हमें मरकरी के फॉर्म में ये हाइट निकालनी है। तो DHG वो आपको याद होना चाहिए 13.6। तो ये मरकरी की फॉर्म में हाइट आ जाएगी। तो ये मरकरी की फॉर्म में जो हाइट आएगी बच्चों, देखो 300 0.8 ये आ गया, ये mm में आएगी क्योंकि ये तो डेंसिटी है दोनों तरफ, तो ये mm है तो mm ही आएगी। अब इस mm को आपको ATM में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कैसा करेंगे, देखो 1 ATM इक्वल्स टू 760 mmHg। तो अगर आपको इसको क्या करना है, ATM की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको सिंपली क्या करो, डिवाइड कर दो किससे बच्चों, 760 से कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस पे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, है ना, नोट्स में डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। 300 इंटू 0.8 13.6 ये ATM आ जाएगा, ठीक है। अब आप R की वो वैल्यू यूज दे सकते हो। ये जो मैंने अभी बताया ना, ये सारा कुछ आप लोग स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ के आते हो, वापस सुन लो एक बार। देखो ये फॉर्मूला आप मैंने पढ़ा है लास्ट ईयर, यहां से H मैं कह सकता हूं, H डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। डेंसिटी जितनी कम हाइट उतनी ज्यादा। तो अगर आपको पता हो ना 1 ATM के इफेक्ट में अब वाटर की जो हाइट आएगी वो लगभग आती है 10 मीटर तक, ठीक है, 10 मीटर आ जाती है। और वही मरकरी क्या आती है 0.76 मीटर। भाई 760 mm है तो 76 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो 100 से तो 0.76 मीटर। तो हम ऐसा लिक्विड सेलेक्ट करते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो ताकि H कम आए, इसीलिए मरकरी यूज किया जाता है बच्चों। अब हमने जो R की वैल्यू निकाल रखी वो मरकरी कॉलम की हाइट के अकॉर्डिंग निकाल रखी है, तो इसलिए हमें पहले उस लिक्विड से कंपेयर करते हुए मरकरी की हाइट निकालनी है। प्रेशर तो वही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो ये ले लिया मैंने, इसको सोल्व कर दिया, डाटा दिया रहेगा, तो ये अब mm में होगा तो mm आ जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे 1 ATM 760 mmHg, या आप कह सकते हो 76 सेंटीमीटर, या कह सकते हो 0.76 मीटर, तो जिसके अकॉर्डिंग हो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं बच्चों। अब देखो सुनो, अब देखिए बच्चों, एक सिंपल सा फंडा समझना। मान लीजिए मेरे पास 3 सॉल्यूशन है ABC, ठीक, इनके ऑस्मोटिक प्रेशर दिए हुए हैं 2 ATM 2 ATM एंड 4 ATM, ठीक है। 3 टर्म समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो, एक टर्म होता है आइसोटोनिक। देखो वर्ड जैसे आइसो आ जाए इसका मतलब सिमिलर हो गया, इसका मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बच्चों A और B ये आइसोटोनिक है, A और B आइसोटोनिक, समझ में आ गया। आइसोटोनिक ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर हो, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि मान लो दो सॉल्यूशन है π1 π2, आप कह सकते हैं C1H2 C2H2, मैंने इनको सेम टेम्परेचर पर ले लिया, ठीक है। तो ST कैंसिल हो जाएगा, तो C1 इक्वल्स टू C2 है। अब बात को ध्यान से सुना, आइसोटोनिक होने के लिए प्राइमरी कंडीशन ये है, ध्यान रखना, प्राइमरी कंडीशन ये है, ये मत कर देना। हाँ ये हो सकती है अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो मैं कहता हूं 0.1 m यूरिया एंड 0.1 m ग्लूकोज, क्या आइसोटोनिक है? आराम से है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि
कोई भी आयोनाइज नहीं होता। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या 0.1 m NaCl अब इसका आइसोटोनिक है? अब नहीं है बच्चों। अब ये NaCl देखो, ये बना देगा 0.2 m। क्या बन गया? 0.2 बन गया। देखो तो कंसंट्रेशन इक्वल कहां है? तो ये तभी सही है जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। तभी सही है जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, अब इसको अपन लिख सकते हैं N1B N2B मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना? तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो W1 M1 W2 M2 कर सकते हैं। आसान सी बात बोलिए मेरे हिसाब से, बोलो। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए, यहां आ रहा है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो देखो परसेंटेज आपको पढ़ाई थी मैंने, याद कीजिए, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम। अगर परसेंटेज ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में है तो वो कंफर्म वेट बाय वॉल्यूम ही होगी, क्योंकि देखो बी आ रहा है। और अगर वो वेपर प्रेशर के क्वेश्चन में है तो हमेशा वेट बाय वेट ही होगा। ये ध्यान रख लेना, परसेंटेज वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम। अगर वो वेट बाय वेट है तो वो कंफर्म वो वेपर प्रेशर के क्वेश्चन में होगी, और अगर वो वेट बाय वॉल्यूम है ना बच्चों, तो वो आपकी इसमें होगी। ठीक है ना? अब आप ये मत सोचना कि हमें बताया ही नहीं कि कौन सी परसेंटेज है, बस आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब जैसे देखो बच्चों सुनो, मैं कहता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखो मेरे को क्या कहता है ये कि 1% केन शुगर, है ना, आइसोटोनिक विद 5% solution of a compound। ठीक है, केन शुगर का 1% सॉल्यूशन 5% सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड के आइसोटोनिक है। अब परसेंटेज दे दी। अब आप कहोगे मैं तो पता ही लगा बेटा, अगर आइसोटोनिक लिखा हुआ है इसका मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है तो ये वेट बाय वॉल्यूम है, बस इतना ही करना है। तो 1% का मतलब 1 ग्राम केन शुगर इन 100 ml, और 5% का मतलब 5 ग्राम, है ना, कंपाउंड इन 100 ml। ठीक है, तो मेरे हिसाब समझ आ गया। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम तो दोनों के 100 हो गया, तो देखो W1 1% है तो ये 1 ग्राम हो गया, M1 इसका होगा 342। देखो बच्चों ये होता है केन शुगर, इसको बोलते हैं मैथ्स वालों, ध्यान सुन लेना बेटा, W2 5। ठीक है, इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, बस सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों। ठीक है, अब देखो सुनिए, तो ध्यान रखना, आइसोटोनिक की प्राइमरी कंडीशन π1 = π2 है। ये तब ठीक है जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंडीशन आप नहीं बोल सकते। अब देखो बच्चों सुनो, दो टर्म और सुनो। देखो एक टर्म होता है हाइपोटोनिक, एक टर्म होता है हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे कंपेयर में कम हो। ठीक है, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। कई बार कहते हैं ना क्या तो हाइपर मत हो, ज्यादा गुस्सा मत कर। तो हाइपो की बात करें तो आप देखो ए और बी दोनों सी के रिस्पेक्ट में हाइपो है, तो अपन कह सकते हैं ए एंड बी बोथ आर हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सी। अब देखो सी का वेपर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों से ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि सी इज हाइपरटोनिक
विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ज्यादा तो हाइपर, कम तो हाइपो, बराबर तो आइसो। बस 3 टर्म है, ज्यादा काम आइसोटोनिक आएगा। ठीक है बच्चों। अब सुनो, देखो आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे रेजिन होती है, रेजिन जो किशमिश बोलते हैं ना, तो जब अपन किशमिश को प्योर वाटर में डाल देते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा वो स्वेलिंग हो जाती है, उसमें फूल जाती है ना। फूल क्यों जाती है? क्योंकि इसके अंदर तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसके अंदर तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वहां वेपर प्रेशर लो होगा, और बाहर प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर है तो बोलो क्या होगा, वेपर प्रेशर हाई होगा। तो होगा क्या, देखो बाहर वेपर प्रेशर हाई, अंदर कम, बोलो क्या होगा, वाटर इसके अंदर चलता जाएगा। यानी देखो आपने क्या किया, इसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, एक तरह से रख दिया, नहीं रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाती है, कॉमन सी बात है, सबको पता है, ठीक है। और अगर आप हाइपरटोनिक में रख देंगे, सोचिए इसकी कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, और बाहर जो इन्वायरमेंट है वहां हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन इन द सेंस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में कह रहा हूं, ठीक है। अब आप बताओ, अपन ऐसा बोल दिया हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, तो अपन पता कर सकते हैं किधर मूवमेंट होगा। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर साइज सेल वॉल क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, लेकिन ऐसा एनिमल सेल में पॉसिबल नहीं है। सपोज अगर अपनी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, अगर प्योर वाटर में रख देना, तो आपको पता होगा वो क्या हो जाएगी, कि उसमें वाटर कंटिन्यूसली एंटर करेगा। ये आरबीसी मान लो, हमने इसको प्योर वाटर में रख दिया, तो क्या होगा, वाटर कंटिन्यूसली एंटर करेगा, ये स्वेलिंग होती जाएगी, होते होते एक ऐसी स्टेज आएगी ये कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है, और सारा हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो बायो वाले बच्चों के लिए बड़े कॉमन से टर्म है, बहुत अच्छे से जानते हैं वो इन चीजों को, मैं थोड़े देख लें बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, जब कोई भी इंजेक्शन हमें हमारी बॉडी में लगाना हो, तो ध्यान रखना कि उस इंजेक्शन के अंदर जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए हमारे ब्लड के। अगर वो आइसोटोनिक नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है बच्चों, है ना, हाइपर या हाइपो दोनों में ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, आइसोटोनिक विद ब्लड। ये वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए भी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब मान लीजिए, देखिए हमारी इक्वेशन तो यही थी, PV = nRT या 5V = NS, बस सिंबल ही चेंज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं, बातें वही है। अब देखो बच्चों, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन, इसके अंदर मान लीजिए A, B एंड C, 3 सॉल्यूट है। कितने सॉल्यूट है, 3 सॉल्यूट है। तो अब इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो पाई V, इस N की जगह लिखेंगे मोल्स ऑफ Na एंड B एंड C। याद करो कल एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट में, ऐसा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ऐसा कर दे, देखो समझो आप इसको, मान लो ये 3 सॉल्यूशन है, A, B एंड C। इसमें सॉल्यूट A है, इसमें B है और इसमें C है। हमने क्या किया, इन तीनों को मिक्सअप करके एक नया सॉल्यूशन बना दिया, है ना, तीनों को मिला दिया बच्चों, समझ में आ रहा? ये केस अलग था, ये केस अलग है। वहां तो हमने एक की कंटेनर में वाटर लेके तीनों डाल दी, ये तीनों
अलग अलग बने हुए हैं, अब मिक्सअप कर रहे हैं। अब देखो सुनो, ये तो कंफर्म है कि ए के मोल, बी के मोल और सी के मोल। तो अगर मैं मोल कंजर्वेशन लगाऊं तो मैं कह सकता हूं एन फाइनल क्या आ जाएगा, सबके मोल जोड़ दो, और मान लो 2 मोल 3 मोल 5 मोल, तो टोटल 10 ही तो होंगे। सिंपल सी बात बोली है मैंने। अब बच्चों देखो, अगर आपको मोल निकालने हैं, यहां से निकालो, तो क्या हो जाएगा, देखो पाई ए बी ए एस टी, इधर लिख देते हैं पाई एफ बी एफ एस टी प्लस पाई बी 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 एस टी, पाई सी बी सी एस टी, कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो पाई एफ क्या आ गया, पाई ए बी ए, पाई बी बी बी, पाई सी बी सी, और नीचे आ जाएगा बी फाइनल। बी फाइनल इन तीनों का सम होगा क्या, ध्यान दीजिए, ऐसा आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, m1 v1 m2 v2 m3 v3 v1 प्लस v2 पढ़ा था, एक ही तो बात है। देखो सिर्फ पाई की जगह या m की जगह पाई आया है, तो कंसंट्रेशन और प्रेशर तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना, देखो इस v को इधर पटक दो, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n बाई v आर टी, p क्या हो गया c आर टी, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। तो जहां कंसंट्रेशन मोलरिटी है वहां पाई भी आ सकता है। तो सिंपल है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, ध्यान देना, क्या सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहा है 2 एटीएम का दे रहा है 4 एटीएम, इसका वॉल्यूम 1 लीटर और इसका भी 1 लीटर। हमने इन दोनों को मिला दिया। आफ्टर मिक्सिंग न्यू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों सिंपल, ये लगा देंगे, क्या करेंगे, पाई फाइनल पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2 v1 प्लस v1। तो देखो 2 into 1 4 into 1 और 1, और सिंपल है, सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो गई हमारी सारी बात। अब देखो, अब मैं एक नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझना 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना बच्चों। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखो ये पढ़ा था पाई एम ए डी एस टी, तो एम ए आया डी एस टी अपॉन पाई, इक्वेशन मैंने अभी बताई थी, ठीक है। अब देखिए, आपने एक इक्वेशन ये भी पढ़ी थी, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू मोलैलिटी, यहाँ केबी, मोलैलिटी को कैसे लिखोगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और डब्ल्यू बी के जी, फिर डेल्टा टी एफ लिखा था के एफ इंटू मोलैलिटी, तो के एफ डब्ल्यू ए एम ए और डब्ल्यू बी के जी, फिर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, याद करो ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हमने ऐसा बोला था डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये डब्ल्यू बी ऊपर है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करें, देखिए सबके अंदर जो चीज है वो क्या है, देखो एक काम करता हूं मैं, पाई को इधर ले लेता हूं, देखो पाई और एम ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टीबी और एम ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टीएफ
और Ma इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये RLVP और Ma देखो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यानी हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। क्या कि अगर अपन ये बोले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट के, तो ये क्वेश्चन आता है 12th में कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सारे फॉर्मूला आपने पढ़े, फॉर्मूला से मैंने बता दी बात। अब सुनो बच्चों, अब देखो, अगर मैं बात करूं मैक्रोमोलिक्यूल्स, अब एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एकदम कंसंट्रेट होके। मैक्रोमोलिक्यूल्स, देखो बच्चों, मैक्रोमोलिक्यूल्स उनको बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, हाई मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा हो। जैसे बच्चों प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, पॉलीमर्स हो गए, है ना, बहुत सारे। अब देखिए इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा आता है। अब ध्यान से सुनना, जब बच्चों ये मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा होगा तो डिवाइड आप बड़ी वैल्यू से करने वाले हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। जब बड़ी वैल्यू से करेंगे तो इनकी जो वैल्यूज आएगी वो बहुत छोटी आएगी। मैंने क्या बोला, मैक्रोमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, तो डिवाइड बड़ी वैल्यू से जब होगा तो इनकी वैल्यूज बहुत छोटी छोटी आएगी, बहुत छोटी छोटी। अब देखो बेटा, यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करें, यहाँ भी डिफरेंस फाइंड आउट करें और यहाँ भी डिफरेंस फाइंड आउट करें। अब जब वैल्यू छोटी आती है ना तो डिफरेंस को कैलकुलेट करना और ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि आपको एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे दे दे 0.30, 0.31, 0.33, है ना, 0.32 ऐसा दे दे। तो अगर इस तरह से दे दे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है हमें ऑप्शन में, बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस है डेल्टा, 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 तो डिफरेंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सेकंड चीज और देखो, यहाँ हमें टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे हम वाटर के केस में बात करें बच्चों, तो अगर आप एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 आएगा, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करोगे तो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो चेंज करना पड़ा ना, बोलो। अच्छा, ये तो अपना आप हो जाएगा भी, अगर आपको वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा टी है, डेल्टा 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 पी। देखो यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू, कहीं पर भी डेल्टा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुना, डिफरेंस आ रहा है, हमें टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। अगर हाई टेम्परेचर पे चले गए तो बच्चों दिक्कत क्या होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की या पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होने लग जाती है। बायो वाले बच्चे समझ होंगे कि हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने लग जाता है। तो बच्चों स्ट्रक्चर जब डैमेज हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, तो मॉलिक्यूलर वेट सही नहीं आएगा। तो मैंने इन तीनों की तो खूब बुराइयां कर दी, है ना, डिफरेंस है, ये है वो। अब वैल्यू यहाँ पे छोटी आ रही, लेकिन यहाँ डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करना, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू है, आपको एक ही वैल्यू बतानी है। अब सोचो आपको एक ही ऑप्शन दिया जाए फिर दिक्कत है क्या, ये की ऑप्शन है, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। और ये जो टेम्परेचर है ये डेल्टा टी नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ऑस्मोटिक प्रेशर आप आराम से रूम टेम्परेचर पे फाइंड आउट करो, कोई मना ही नहीं है। इसका मतलब हमें टेम्परेचर ना तो घटाना पड़ा ना बढ़ाना पड़ा, इसका मतलब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएंगे। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, या सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। मैक्रोमोलिक्यूल्स याद रखो, देखो LMNO
O और M पास पास आते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में O और M पास पास आते हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे रिलायबल है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, रूम टेम्परेचर पर निकल जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आएंगे। ये 12th में आता है बच्चों 2 नंबर का, और नीट और जेई में तो कई बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अब सुनो, देखो मॉलिक्यूलर वेट में ना 2 क्वेश्चन फेमस हैं। एक तो ये अभी बताएं, एक कल मैंने कैम्फर वाला बताया था। कैम्फर को अपन एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं। उसका कल मैंने एक चीज बताई थी, उसका केएफ बहुत ज्यादा होता है, तो डेल्टा टीएफ बहुत ज्यादा आ जाएगा। देखो अभी फॉर्मूला लिखा था ना आपने, देखो बच्चों ये वाला डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू, अब सोचो टीएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो डेल्टा टीएफ ज्यादा आ जाएगा। डिफरेंस अगर ज्यादा आ जाएगा ना तो मेजर करना इजी है। जैसा आपको कोई कहते 0.3 और फिर कहते 0.6 फिर कहते 0.9, ये तो डिफरेंस आराम से अपन जज कर सकते हैं ना। 2 क्वेश्चन बड़े फेमस है, ऑस्मोटिक प्रेशर का और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ध्यान से देख लेना बच्चों आप, है ना। अब देखो सुनो बच्चों, अब जैसे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सुक्रोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, ठीक है। निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, डेसीमोलर यानी मोलरिटी की वैल्यू दे दी। डेसीमोलर स्टार्टिंग में मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला है पाई इक्वल्स टू CRP। डेसीमोलर यानी 0.1 m/10 होता है इंटू R, और टेम्परेचर R की वैल्यू रखेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों। अब देखो सुनो, ठीक है। देखो बच्चों क्या कह रहा है ये, ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है कि 100 ml और 100 ml ये 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल बोला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिमिलर टेम्परेचर पर है, यानी ये क्या कह रहा है, B एंड T सिमिलर, वॉल्यूम सिमिलर, टेम्परेचर सिमिलर। इसमें 4 ग्राम ग्लूकोज मिला रहा है, इसमें 10 ग्राम सुक्रोज मिला रहा है। अब ये कहता है कि क्या ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। सेकंड पूछ रहा है कि अगर आइसोटोनिक नहीं है तो किस सॉल्यूशन में कितनी यूरिया मिलाने से ये आइसोटोनिक हो जाएंगे। अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, देखो बड़ा सिंपल बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला ये था पाई इक्वल्स टू NST। देखो बच्चों T और S कांस्टेंट, B कांस्टेंट, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया। अब देखिए पाई ऑफ ग्लूकोज, ये तो कंफर्म है कि दोनों ही ग्लूकोज और सुक्रोज आपकी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो देखो 4/180 0.022 आएगा, एंड पाई ऑफ सुक्रोज क्या आ जाएगा आपका 10/342, यहाँ है 0.029। क्या दोनों का पाई सिमिलर आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो इसका मतलब आइसोटोनिक तो नहीं। अब हमें यूरिया मिलाने का बोला है, तो बच्चों इसमें मिलाएंगे, फिर इसमें मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे,
तो डिफरेंस कितने का है ध्यान दीजिए, तो अपन ऐसा बोलेंगे एडेड मोल ऑफ यूरिया, दोनों का डिफरेंस है लो, तो 0.007 मोल आ गए, ये मोल आ जाएंगे। अगर मोल आ जाएंगे तो मास ऑफ यूरिया आप झटके में निकाल दोगे इनटू, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन कंसेप्चुअल है, एग्जाम में आने लायक है, वापस सुन लो। देखो दो सॉल्यूशन, दोनों का वॉल्यूम इक्वल दिया था, दोनों का वॉल्यूम टेम्परेचर सिमिलर है, एक में 4 ग्राम ग्लूकोज, दूसरे में 10 ग्राम सुक्रोज है। ये कहता है कि क्या दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, अगर नहीं है तो यूरिया मिला के आइसोटोनिक करना है, तो किस सॉल्यूशन में कितनी यूरिया मिलानी होगी वो आपको निकालना है। तो देखो बच्चों S और T कांस्टेंट, V कांस्टेंट, तो पाई आ गया, ग्लूकोज का सुक्रोज का निकाल सकता हूँ, 10 ये दिया हुआ 4 और 10 निकाल दिया, अलग अलग आ रहा है, आइसोटोनिक तो नहीं हुआ, तो अब दोनों में डिफरेंस है, ये ले लिया, ये मोल आया, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा मेरे पास। तो बच्चों इसके बाद बाकी कल करते हैं अपन, कल क्लास है